हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कॉलर ट्यूटर। सो आज एक नया वीडियो लेके आए हैं। काफ़ी दिनों से वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू स्कूल चालू हो गए हैं, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था। तो फिर भी मैं आज कोशिश किया हूँ, कोशिश पूरी करूँगा कि नेक्स्ट रेगुलर आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ। मैं खुद भी बहुत परेशान था कि वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब मैंने टाइम को, अपना जो टाइम मैनेजमेंट था उसको प्रॉपर्ली शेड्यूल कर लिया है। अब नेक्स्ट टाइम भी उम्मीद ये रहेगी कि आपको एक अच्छा वीडियो, एक प्रॉपर वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। देखिए, जैसे जो हम लास्ट वीडियो शूट किए थे उसके अंदर हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड 05 तक, जिसके अंदर हमने पढ़ा था टॉर्क क्या होता है और सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई साइन थीटा, ये सब चीज़ें हमने देखी थी वहाँ पे। तो आज का जो लेक्चर है जिसके अंदर हमने 06 उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड साथ में इसी के साथ साथ गॉस लॉ, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। और इससे रिलेटेड भी देखो, इस गॉस लॉ को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट आज हम करेंगे, दूसरा पार्ट हम पार्ट A1 और पार्ट ए और पार्ट बी बोल सकते हो, या पार्ट 1 और पार्ट 2 बोल सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये पूरा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो नॉर्मल है, उसके बाद हम गॉस लॉ से हम 2-3 डेरिवेशन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पर्पज से और साथ में आपके नीट और जेड के पर्पज से। ठीक है, तो आप लोग भी एक अच्छा नोट्स बनाएं, एक अच्छे से मेहनत करें और कोशिश करें कि अच्छे से समझ में आए कंसेप्ट। तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो, मैंने हेडिंग डाल दी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले डेफिनेशन की बात करें तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ कौन सा फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लिखो इलेक्ट्रिक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ सरफेस। ठीक है, किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग होती है उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो, अगर एग्जांपल के तौर पर समझो, जैसे मान लो ये आपका एक प्लेन है, एक आपका, ठीक है, सरफेस है। ठीक है, सपोज करो ये एक सरफेस है और यहाँ से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है। ठीक है, सपोज करो ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऐसे है। तब इस पर्टिकुलर देखो, यहाँ से एक ये निकला, एक ये निकला, एक ये निकला। देखो, जो परपेंडिकुलर निकल रहे हैं यही सब क्या है हमारा। ठीक है, यहाँ से ठीक ये भी निकला, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर निकल रहे हैं। जैसे समझो ये प्लेन है और इसमें ऐसे ऐसे आ रही है, जो परपेंडिकुलर निकल रहे हैं सारे कैसे हैं यहाँ पे, दैट इज योर। अगर फ्लक्स की बात करें तो 1 2 3 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। तो दिस इज ए फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए प्लेन सरफेस। एक प्लेन सरफेस में जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो गई उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है, क्लियर है। जैसे सपोज करो मैं एग्जांपल और दे दूं, जैसे मान लो ये सरफेस है आपका, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे आ रही है। ठीक है, तो देखो ये कैसा है, अगर ये हम नीचे बात करें तो यहाँ से निकल रहा होगा, एक यहाँ निकल रहा है, एक ये भी निकल रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितनी है, 3। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। सपोज करो जैसे देखो एक कार्डबोर्ड समझे। ठीक है, जैसे मान लो कुछ है नहीं यहाँ पे, मान लो ऐसे बुक है। ठीक है, सपोज करो ऐसे बुक है और इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे सपोज ये बुक है, यहाँ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लाइन जा रही है और जितनी यहाँ से पास हो गई परपेंडिकुलर, ओनली परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे नहीं, ओनली परपेंडिकुलर जितनी पास होंगी उन सभी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, 4, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, 3। तो इसका बेसिक डेफिनेशन यही है, इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। ओके, नोट करो इतना, फिर बात करें आगे। अब देखो, जैसे एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के होता है। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के भी होता है और फील्ड के। जैसे तो समझ सकते हो इस चीज़ को। देखो, एरिया यानी कि जब ये देखो हमारा ये जो स्लैब है, जो ये वाला स्लैब जो है, अगर इसको हम बड़ा बनाएं, बड़ा बनाओगे तो क्या होगा, जैसे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जैसे आ रही है, सब क्या है, बहुत सारी पास होंगी। एरिया बढ़ाने से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जाएगी और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक से ये क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डेंसिटी है वो भी कैसे होकर बढ़ जाएगा। देखो, नंबर ऑफ फील्ड लाइन की डेंसिटी से बढ़ जाए, नज़दीक हो जाए सब, तो क्या होगा, तब भी नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ जाएगा और उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो दो कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ता है। पहला कंडीशन क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक एरिया को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा और साथ में ई को इंक्रीज करेंगे तो फाई ई भी इंक्रीज होगा। तो फाइनली यहाँ से जो फ्लक्स ई की वैल्यू होती है वो होती है ई डॉट ए। क्या होती है, जो फ्लक्स की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, दैट इज ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ई डॉट ए। ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू याद रहेगी, फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट ए। ओके, नोट करो इतना, तो नोट करो, क्लियर हुआ यहाँ तक। बेसिक डेफिनेशन, जितनी लाइन पास हो गई उतना हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है।
देखा गया एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एरिया पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, जो कंबाइन किया गया तो ई डॉट ए आया। ठीक है, नोट करो इतना। ओके, और अब देखो यहाँ पे ये कैसा होता है, वेक्टर फॉर्म में होता है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी वेक्टर क्वांटिटी है, साथ ही साथ एरिया क्या है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट बताओ, न्यूटन पर कूलम स्क्वायर। कितना होता है, न्यूटन पर कूलम स्क्वायर, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा इसकी एसआई यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा, ये कैसा होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। किस टाइप की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। अब इतनी सारी बातें नोट करेंगे, ठीक है, ये सब बातें। अच्छा, एक चीज और, यहाँ डॉट है तो यहाँ डॉट होने की वजह से फाई ई इक्वल्स टू कितना होता है, ई ए कॉस थीटा। डॉट होने की वजह से कितना होता है, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा। कितना, ई ए, देखो डॉट का मतलब कॉस ना, तो ई डॉट ए। तो ये चीज़ हम फाइनली साइन को नहीं कंसिडर करते, हम कॉस को कंसिडर करते हैं। और ये जो थीटा होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन, देखो थीटा जो होता है, थीटा क्या होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसका एरिया, सरफेस का एरिया, दोनों का जो क्या होता है, इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो ये सरफेस एरिया। देखो एक बात ध्यान रखो, कोई भी जो सरफेस होता है ना, ठीक है, कोई भी सरफेस होता है, उस सरफेस का हमेशा जो परपेंडिकुलर वाली वैल्यू होती है, एरिया हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना। जैसे मान लो ये सरफेस है, कहाँ बताएं, यहाँ बताने को, ये हमेशा इसके ऐसे, जो ऐसे देखो ये सरफेस ऐसे निकल रहा है, समझ करो ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, सरफेस का हमेशा परपेंडिकुलर क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, याद रहेगा, एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ई डॉट ए होता है। ई डॉट ए को हम सॉल्व लिखेंगे, ई ए कॉस थीटा, और थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। होप क्लियर होना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए समझ में। ओके, तो नोट करो इतनी बातें, फिर हम आगे बढ़े। थोड़ा तेज हो जाता है कई बार, एक बार दो कमेंट भी आ चुके हैं मुझे, सर आप थोड़ा तेज पढ़ा देते हो, तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ स्लो करूँ। ठीक है, अचानक मैं अभी मुझे ध्यान आ गया, इसलिए मैं थोड़ा स्लो हो गया, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा स्लो पढ़ाऊँ ना। कहीं भी दिक्कत हो रही प्लीज़ आप कमेंट करें, और कमेंट और लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दिया करें। वीडियो जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बुरा लगा हो डिसलाइक करें, अच्छा लगा हो तो कुछ कमेंट करो, बुरा लगा हो तो बुरा कमेंट करो, पर करो एटलीस्ट। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा, मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए इतना नोट करो, फिर बात करें हम गॉस लॉ की। ओके, अब देखो जैसे गॉस लॉ की अगर बात करें, गॉस लॉ पहले स्टेटमेंट से ज़्यादा हम समझते। देखो हमने अभी क्या देखा, फाई ई की वैल्यू कितनी आई, ई डॉट ए, तो ये है ना, फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट ए। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आया था, ई ए कॉस थीटा। क्या आया, ई ए कॉस थीटा, क्या, ई ए कॉस थीटा। अच्छा, देखो जो गॉस लॉ है ना, गॉस लॉ क्लोज बॉडी के लिए डिफाइंड है। क्या, गॉस लॉ डिफाइंड है ओनली फॉर क्लोज बॉडी। ठीक, क्लोज बॉडी बोलो, क्लोज सरफेस बोलो, ज़्यादा सही रहेगा, क्लोज सरफेस। जो गॉस लॉ है डिफाइंड किसके लिए, क्लोज सरफेस। देखो एक क्लोज सरफेस हम मानते हैं, देखो एक क्लोज सरफेस लिया, और क्लोज सरफेस के अंदर यहाँ पे माना प्लस का क्यू चार्ज। ठीक है, प्लस का कैपिटल क्यू ले लेते हैं, एक क्यू चार्ज है। अब इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं ऐसे निकल रही होगी परपेंडिकुलर। सपोज करो ये स्फीयर है, ये सरफेस है क्लोज बॉडी, यहाँ से ऐसे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मानते हैं हमारे इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर डी ए। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम वही कंसिडर करते हैं जो परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है ई, और यहाँ पे मान लेते हैं हम इसका छोटा सा सरफेस एरिया डी ए। ठीक है, छोटा सा सरफेस एरिया, देखो पूरे का सरफेस नहीं मालूम है हमें, इसलिए हम छोटा सा सरफेस एरिया ले रहे हैं, कितना है, डी ए। अच्छा, तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस जीरो। कॉस जीरो कैसे हुआ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा जो थीटा होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन, वही मैंने बताया था, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन होने की वजह से जो एंगल होगा थीटा होगा, वो कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। एंगल कितना हो रहा है, थीटा कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो जीरो होने की वजह से हमने यहाँ पे रखा, और यहाँ छोटा ए कितना है, छोटा वाला ए है, मतलब छोटा सा, देखो पूरा क्रॉस सेक्शन है, उसमें से एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, एक साइड है, इसलिए डी ए माना है, और ये भी कितना होगा, डी फाई ई। ठीक है, ये डी फाई ई, यहाँ से डी फाई ई निकाल लेंगे। ठीक है, या फाई ई बोलो, या अभी फिलहाल ई बोल लो। ये कितना हुआ, ई डी ए। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है, 1 होती है। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता होना चाहिए, 1 होती है। अच्छा,
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ समझ में आया? देखो फिर से समझो, फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट ए होता है, ई ये कॉस थीटा होता है, इतना तक तो हमें क्लियर है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं क्लोज सरफेस क्यू चार्ज है, क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और साथ में एक छोटा सा एरिया डी ए। डी ए का एरिया सेम डायरेक्शन में हमने इसलिए ताकि थीटा की वैल्यू कैसी हो जाए, 0 हो जाए, इसलिए हमने 0 मान दिया। अब यहाँ पे हमने रखा एरिया डी ए हो गया, ई सब कुछ है, वहाँ से हो गया ई डी ए। यहाँ फाइनली मिला क्या हमें, डी फाई इक्वल्स टू ई डी, लेकिन हमें चाहिए क्या, फाई। तो फाई निकालने के लिए हम क्या करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई कर देना होगा। लिख ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फाई निकालना चाहते हैं, फाई यानी कि कंप्लीट फाई निकालना है। तो छोटा सा देखो, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला, ऐसे सबके लिए छोटा छोटा सबका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कंप्लीट फाई। तो यहाँ से डी फाई की वैल्यू कितनी है, ई डी ए का इंटीग्रेशन करो। अच्छा यहाँ पे देखो फाई ई तो ठीक है, साथ में ई बाहर ले सकते हैं क्योंकि ई तो क्या है, कांस्टेंट है, ई बाहर ले लिया हमने। अच्छा डी ए क्या है आपका, डी ए यानी कि एरिया, एरिया कितना है इसके लिए, इधर सरफेस कैसा है, स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस के लिए एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पता है कि आपको, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4, सपोज करते हैं यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो यहाँ पे मान लेंगे 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस कितना हमारा, रेडियस कितना हमारा, आर माना, तो कितना आया 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से तो फाई की जो फाइनली वैल्यू आई कितनी आई, फाई इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर ई, 4 पाई आर स्क्वायर ई। अच्छा अब आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए कितनी होती है, हमने पढ़ी है सेकंड लेक्चर, आई थिंक सेकंड लेक्चर ही था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कितना होता था याद करो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई इक्वल्स टू के क्यू अपन आर, यहाँ पे कौन सा कैपिटल है तो आर स्क्वायर लिया। के का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बता रखा फर्स्ट चैप्टर में, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसी चैप्टर में हमने बात कर रखा है ना, क्यू के क्यू वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू वैसा ही आर स्क्वायर। बच्चों बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर नहीं आपको आता है तो आप प्लीज़ एक बार पढ़ के आए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा सारी चीज़ें, ठीक है। अगर चाहते हो एकदम अच्छे से फिजिक्स को समझ पाना तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, जंप करोगे तो आई थिंक थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बाकी पूरी कोशिश करो आपको समझ में आए। के का फॉर्म के होता है, के कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्यू रहा, आर स्क्वायर। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो फाई ई इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर अपनी जगह पे है, ई की वैल्यू हम लिखेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई कट गया। तो फाइनली जो फाई ई आया हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं, जो फाई ई आया फाइनली, जो फाई ई आया आपका वो कितना आया देखो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक, दिस इज योर गॉस लॉ। जो गॉस लॉ है वो ये डेफिनेशन कहता है, क्यू यानी कि क्यू इनसाइड, क्यू यानी कि देखो क्यू इनसाइड है ना, सरफेस के अंदर वाला क्यू, दैट इज क्यू। तो फाई इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज योर गॉस लॉ, ठीक है, दैट इज योर गॉस लॉ। एक बार इतना उतारे, पहले ये स्टेप, देन ये स्टेप, ये, फिर हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में चर्चा करते हैं। नोट करो इतना पहले, क्लियर है बच्चों, क्लियर है कि या नहीं है। देखो ई ए ई डी कॉस थीटा, तो वैल्यू रखा, बाद में इसका इंटीग्रेशन किया, ये इसका सी यहाँ लिख लो, सी एस ए ऑफ कितना, क्या है स्फीयर का सी एस ए कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा मैथ्स है आपको याद होना चाहिए, 4 पाई आर स्क्वायर वो यहाँ रखा और यहाँ पे रख के सॉल्व किया, ठीक है। इतना नोट करो यहाँ तक, फिर इसको हम और चर्चा करें डिटेल में, जल्दी करो। ओके तो अभी देखो आपने क्या देखा, अभी आपने पढ़ा कि जो फाई ई की वैल्यू होती है वो किसके बराबर है, वो आपके क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, एंड इसी को बोलते हैं हम क्या, गॉस लॉ। क्या बोला जाता है इसी को, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है, अगर हम देना चाहें, गॉस लॉ का जो एग्जाम में स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, अगर गॉस लॉ का स्टेटमेंट दे तो ऐसे लिख सकते हैं, गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to enclosed charge by the surface divided by the permittivity of that medium।
देखो जो मैथमेटिकली लिखा है उसी को हमने थ्योरेटिकल में लिखा, और ये भी स्टेटमेंट है गॉस लॉ का। गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इनक्लोज्ड चार्ज बाय द सरफेस। जो चार्ज के अंदर इनक्लोज्ड है वो चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, या फ्री स्पेस बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये एक्चुअली फ्री स्पेस होता है, वैसा लिख सकते हो। दिस इज द कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ द गॉस लॉ। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट टर्म पॉइंट है कि गॉस लॉ डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल्स। क्या? शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के शेप और साइज पे कोई फर्क पड़ता नहीं है गॉस लॉ का। क्लियर? ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज पे कोई फर्क पड़ता नहीं है गॉस लॉ। क्लियर है? दोनों पॉइंट याद रहेगा, ध्यान रहेगा। तो ये गॉस लॉ यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इज योर गॉस लॉ। काफी इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा, बहुत सारे 3 डेरिवेशन पढ़ेंगे इसके ऊपर हम, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कम से कम 1 या 2 आपके एग्जाम में आते हैं। जल्दी करो फिर बात करें आगे। तो अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की। ठीक है, हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन पहला है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long uniformly charged wire। यूनिफॉर्मली रहेगा चार्ज वायर। ठीक है, एक वायर है इन्फिनिटली लंबा वायर है, और जो क्या है यूनिफॉर्मली उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखो एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम एक वायर बनाते हैं, और वायर पे हम सपोज करते हैं यहाँ पे जिससे चार्ज रखा है। ठीक है, इस पर चार्ज रखा, और कभी भी गॉस लॉ करने के लिए एक सरफेस जनरेट करना होगा, क्योंकि अभी ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, आपने फॉर्मूला अभी पढ़ा ना, फाई इक्वल्स टू कितना होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। सॉरी, खांसी आ गई थोड़ी सी, 1 मिनट पानी पी लूँ। तो क्यू इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा। इसमें आप देखो क्यू जाहिर सी बात है इनसाइड है, तो आपको एक गॉस सरफेस बनाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन के लिए, इस वायर के लिए हम गॉस लॉ जो मानते हैं, गॉस सरफेस मानते हैं, वो हम सिलेंड्रिकल रॉड मानते हैं, एक सिलेंडर मानते हैं। क्या? गॉस लॉ के लिए हम क्या मानते हैं? एक सिलेंडर, ये इनफाइनाइट तक है, और यहाँ भी ऐसा प्लस इनफाइनाइट लंबा रॉड है। ठीक है, हम यहाँ सपोज देखो क्या रिलेट करते हैं, लेट अ वायर हैविंग लेंथ एल। ठीक है, सब है तो इन्फिनिटी वायर, लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक का जो क्रॉस सेक्शन है उसका लेंथ मानते हैं एल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पर्टिकुलर का मानते हैं लेंथ एल। ठीक, दूसरा कि चार्ज कैसा है, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो बच्चों, मैंने बहुत सारे लोगों का यूट्यूब पे वीडियो देखा है, लोग पढ़ाते बहुत अच्छा है, मैं नो डाउट कोई ख़राब पढ़ाता है, बट बहुत सारे टीचर्स ने नोट्स नहीं प्रोवाइड करते। बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नोट्स में, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप थोड़ा थ्योरी बहुत ढंग से समझ के लिखें। ठीक है, मैं भी इसलिए लिख देता हूँ। कई बार देखो मैंने प्रॉपर नोट्स नहीं लिख दिया है, तो आप लोग उससे उतार के लिखोगे तो 100% आपको अच्छे मार्क्स स्कूल में मिलेंगे या बोर्ड से मिलेंगे। देखो मेरा मेन टारगेट जो बच्चे हैं वो CBSE है वाले, GBSE वाले या अदर स्टेट बोर्ड वाले हैं। ठीक है ना, मेरा पूरी कोशिश है कि आप लोग नोट्स में कहीं लिखने में मार्क्स कम ना हो जाए आपके। ठीक है, तो आप जरूर इसको करें। और जो बच्चे नीट और JEE वाले हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, बहुत थ्योरी की जरूरत है नहीं। लेकिन फिर भी जो बच्चे CBSE और GBSE वाले या गुजरात स्टेट बोर्ड वाले, कोई भी अदर बोर्ड के बच्चे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो होप आप लोग उसको समझ पाएँ। ठीक है, तो लेट अ वायर, हमने एक वायर मांगा लेंथ एल का, जहाँ देखो ये है तो इन्फिनिटी लेंथ, लेकिन जो हम मान के चल रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर जिस क्रॉस सेक्शन के अंदर जितना हम मान के चल रहे हैं वो आपका लेंथ एल है। देन चार्ज कैसा है, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखो, तो जो भी कभी भी जब क्या होता है, कभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यही पढ़ा भाई, हमें कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक, तो यहाँ से ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकल रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हो रही है, कैसे जनरेट हो रही है, और इधर से इस साइड ऐसे निकल रहा होगा। ठीक है, इस प्लस की वजह से देखो ऐसे निकल रहा होगा ना भाई, ये वायर है,
ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये भी तो परपेंडिकुलर है, तो ये भी ऐसे भी निकल रहा होगा, तो ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। ठीक है, तो अब देखो गॉस सरफेस की बात ध्यान से देखोगे, गॉस सरफेस को आप, ठीक है, गॉस सरफेस को ध्यान से देखो, थोड़ा पेन चेंज कर लेता है। ठीक है, अब गॉस सरफेस को अगर ध्यान से आप देखोगे, ये वाला सरफेस, एक ये सरफेस देखो हमारे पास तीन सरफेस, एक तो ये सरफेस है, ठीक, एक सरफेस, दो सरफेस और एक ये सरफेस। देखो समझो, जैसे ये है आपका, ये समझो, ये पूरा सिलेंडर है, इसके अंदर एक वायर है, ठीक है, ये पूरा सिलेंडर है और इसके अंदर एक वायर है। तो एक तो ऐसे निकल रहा होगा, एक दो तीन ऐसे करके निकल रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास सरफेस कितने हैं, देखो, एक तो ये ऊपर वाला सरफेस, एक ये वाला ऊपर वाला सरफेस, ये वाला, एक ये नीचे वाला सरफेस और एक पूरा कर्व सरफेस। समझ पा रहे हो, एक ऊपर वाला सरफेस, एक नीचे वाला सरफेस, एक पूरा कर्व सरफेस। तो तीन सरफेस है यहाँ पे। यहाँ बेसिकली कितने सरफेस हैं, यहाँ तीन सरफेस हैं। तो दिस इज ओनली फर्स्ट सरफेस, ये आपका मान लो, ये आपका मान लो सेकंड सरफेस और ये आपका मान लो थर्ड सरफेस। तो हमारे पास टोटल कितने सरफेस हैं, तीन सरफेस। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा तीनों सरफेस की वजह से हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है जो तीनों सरफेस की वजह से हो रहा है। तो देखो, जो समझते हैं थोड़ा सा, जो फाई ई है वो फाई 1, फाई 2, फाई 3 की वजह से हो रहा होगा। जो नेट है, यहाँ पे नेट बोल दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाई नेट बोल देते हैं। तो जो नेट फ्लक्स है, द नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू, नेट फ्लक्स इसे बराबर है फाई 1 के बराबर है, पहले सरफेस की वजह से, दूसरे सरफेस की वजह से और तीसरे सरफेस की वजह से, तीनों सरफेस की वजह से होगा। अच्छा, फॉर्मूला सबको पता है आपको, ई ए कॉस थीटा, इसके लिए भी कितना था, ई ए कॉस थीटा, और इसके लिए भी कितना है, ई ए कॉस थीटा। ई डी ए कॉस थीटा बोलो, ई ए कॉस थीटा बोलो, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, फाई 1 के लिए देखो, थीटा याद है क्या आपको, थीटा क्या होता था, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होता था, दैट इज कॉल्ड थीटा। अब यहाँ ध्यान से देखो थोड़ा सा, तो ध्यान समझो। अरे काम करो, ये टॉपिक आप लिख लो, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, जगह थोड़ी बन जाएगी ना, थोड़ा ये लिख लो, ये टॉपिक लिख लो, पहले तो टॉपिक लिख लिया, टेक स्क्रीनशॉट, डन, ओके। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा समझिए आप, सब खेल समझने का है, समझ में आ गया सब आसान है, समझ में नहीं आया तो सब टफ है, ओके। तो सारा खेल है समझने का, समझ जाओ तो बेहतर है। देखो ये, अब यहाँ पे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कौन सी, यही तो है। और एरिया मैंने अभी ये बताया था, वो एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर वाला ही एरिया माना जाता है, ठीक है। एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। अब देखो ये अगर सरफेस है, देखो ये बताया था ना, ये सरफेस है, जिसका परपेंडिकुलर कैसा होगा, ऐसा ही होगा ना। इसका सरफेस अगर ये गोला है, इसका परपेंडिकुलर सरफेस कैसा होगा, ऐसा होगा। यानी कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है, दिस इज योर एरिया एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने का एंगल है बताइए, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने का एंगल है, 90 का एंगल। कितने का एंगल है, 90 का एंगल है। यानी कि पहले सरफेस के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, ई ए कॉस 90। बोलो क्लियर है यहाँ तक, ये 90 कैसे हो, समझ में आया, बोलो समझ में आया, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए, आया, ओके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, देखो ऐसे कैसे बताएं, थोड़ा सा माता जी बन जाते हैं। देखो ऐसे है, कुछ ऐसे दिख पा रहा है आपको, दिस इज योर एरिया एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर एरिया, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना है, 90। ओके, पहला काम हो गया। फाई 2 किसको बोला हमने, इसको बोला। क्या यहाँ भी ऐसा ही, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, एरिया वेक्टर ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। अब भी 90, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको मानना है आपको, इसको मानोगे तो भी नीचे जा रहा है एरिया, इसको मानोगे तो भी नीचे जा रहा है। तो हर कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यहाँ पे भी कितना होगा, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, ये फाई 2 है ना, हाँ, ई ए कॉस 90, ओके, ये ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा ये सरफेस है। अब आप देखो, चाहे इधर की बात करो चाहे इधर की बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, इसको मिटा देता हूँ मैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे और एरिया भी ऐसे। देखो सरफेस समझो, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर कैसा, एरिया कैसा होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यहाँ के इसके परपेंडिकुलर, अगर हम ऐसे देख रहे हैं परपेंडिकुलर ऐसे ही तो होगा, ये भी ऐसे परपेंडिकुलर, ये भी ऐसे परपेंडिकुलर। यानी कि ये यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है। कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ई ए कॉस 0। यानी कि एक बात तो समझ में आ जाती है कि इसकी कर्व सरफेस एरिया की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाकी वजह से तो क्या हो, कैंसिल हो जा रहा है, बाकी वजह से क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। होप इतनी बातें क्लियर हुई हो, इतना आप छाप लो, उतार लो, फिर हम सब मिटा देते हैं, फिर ऊपर चलते हैं, जल्दी करो फिर आगे बढ़े। ओके, तो यहाँ देखो
फाई ड्यू टू सिलेंडर, ठीक है, फाई ड्यू टू सिलेंडर, थोड़ा सा पेन चल गया। तो फाई सिलेंडर या फाई नेट, देखो यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस किसको माने हैं, इलेक्ट्रिकल मतलब सिलेंड्रिकल पोर्शन को माने हैं। और देखो आप यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो ना, एक पॉइंट यहाँ लिख लो, फॉर वायर वी कंसिडर, ये आपने थर्ड पॉइंट लिखना, ठीक है, जब नोट्स बनाओगे फर्स्ट सेकंड 2 पॉइंट लिखा था हमने, यहाँ तीसरे पॉइंट में ये लिखना, फॉर वायर वी कंसिडर द गॉसियन सरफेस एज गॉसियन, वी कंसिडर, यहाँ लिखो, वी कंसिडर सिलेंडर एज गॉसियन सरफेस, ठीक है, इतनी ये बात जरूर लिखिएगा तीसरे पॉइंट में। फॉर वायर, वायर के कंसेप्ट में वायर की जगह पे हमने क्या किया, जो गॉसियन सरफेस लिया वो क्या लिया, सिलेंडर लिया। ओके, तो फाई सिलेंडर या फाई नेट की बात करेंगे तो देखो ई ए cos 90 वैल्यू बताओ कितनी होती है, cos 90 विल बी 0, तो यहाँ पे 0 हुआ, 0 प्लस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि ई ए। तो यहाँ से पता चला जो फाई सिलेंडर है दैट इज इक्वल्स टू ई ए, तो फाई सिलेंडर है किसके बराबर है, ई ए के बराबर है। क्लियर यहाँ तक, 0 0 ई ए और ई ए। ओके, आगे देखो, अब देखो जैसे आपने पढ़ाना अभी बताया था मैंने, जब फाई ई की वैल्यू होती है कितनी, फॉर्मूला क्या था, गॉस लॉ का फॉर्मूला याद करो, फाई ई की वैल्यू था Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई देखो ये फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक प्लस और ये सिलेंडर एक ही चीज़ तो है, दोनों एक ही चीज़ है ना भाई, हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, या आप चाहे तो ई लिख दो, कोई तकलीफ नहीं है, तो दोनों एक ही बराबर है। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साथ रख सकते हैं, हम दोनों को साथ रख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, दोनों को साथ रख सकते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल्स टू ई ए। देखो यहाँ डी ए लो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट हमें मान के चलना है एरिया है ना, डी ए मान लोगे तो भी तकलीफ नहीं है, ए मान लोगे तो भी तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो डी ए बोल दो, तो डी ए बोल देते हैं, यहाँ से आप लिख लो ई डी ए, ठीक है, यहाँ भी लिख लो ई डी ए, हमें जस्ट एरिया का वैल्यू लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है, आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ई डी ए, हर जगह ई डी ए है तो यहाँ भी ई डी ए ले लेते हैं, ठीक है, ई डी ए और यहाँ भी ई डी ए, ठीक, और यहाँ भी साथ में ई डी ए। ओके, अब देखो यहाँ पे, ये रफ करें, इतना नोट करो, रफ करें, रफ करें। ओके, अब देखो, ठीक है, हम इसको इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो इक्वेशन 1 और 2 के यहाँ लिख सकते हो बाई इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 के वजह से यहाँ लिखेंगे Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई डी, ठीक है। थोड़ा स्लो चले, आसान से समझ में करना है, सब आसान लगेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ध्यान समझो, एरिया कौन सा है, एरिया कर्व सरफेस एरिया, किसका, सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आपको मालूम होना चाहिए। चलो ये तो ठीक है, साथ ही साथ Q इनसाइड चार्ज की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे एक चीज़ आपको शायद पढ़ी हो कभी, एक होता है, देखो जहाँ पे यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है, लीनियर चार्ज, देखो वायर पे जो चार्ज होता है ना वो जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, देखो ध्यान समझो, ये Q इनसाइड है, यानी कि चार्ज इनसाइड का, गॉसियन सरफेस के इनसाइड जो चार्ज है वो तार पे ही है, वो वायर पे ही है, और वायर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो वायर पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज ऑलवेज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कैसा होता है, लीनियर, यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलो, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है लीनियर चार्ज ही है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज लेम्डा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज है दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलो या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बटना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बटना, और लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे, Q इक्वल्स टू लेम्डा एल, Q की वैल्यू कितनी आई, लेम्डा एल। तो अब ये वाला जो Q इक्वल्स टू लेम्डा एल आया, इसको हम यहाँ पे इस जगह पे पुट करते हैं, Q इनसाइड ही तो है वो, भाई देखो अंदर, इसके अंदर वाला ही तो है, यही इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं, तो लेम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये डी यानी कि एरिया, किसका एरिया,
इस कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बताओ, याद है क्या फॉर्मूला, 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पे देखो 2 पाई आर एच कितना, एच मतलब हाइट, हाइट यहाँ पे क्या क्या मान के रखा है हमने, एल मान के रखा ना पहले से ही, हाइट कितनी है एल, तो यहाँ पे एल ले, तब देखो यहाँ पे ये लेंथ से लेंथ कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली हमें ई निकालना है, यहाँ पे देखो ई कितना आएगा, अगर हमें ई निकालना तो ई मेक ई सब्जेक्ट, ई को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ से लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर। इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर अगर उस पर क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस केस में हम गॉस लॉ का यूज करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट क्या है जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन पर कूलम स्क्वायर। ये क्या होता है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, बोलो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। आर क्या है आपका, आर तो आपका रेडियस है, ये वाला रेडियस आर, और आपके पास 2 पाई की वैल्यू आपको पता होगी, तो ये सारी वैल्यू रखोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उस पर यूनिफॉर्मली हुआ। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सारी बातें। तो आज के लेक्चर में इतना ही बातें करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके 2 अलग अलग केसेस और हैं जिसको हम बहुत अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, बट आपको मेरे साथ एक प्रॉमिस करनी होगी कि आप ये सारी चीज़ों को एक अच्छे से नोट्स बना के पढ़िए। बहुत देखो जो हम पढ़ रहे हैं ना वाकई में बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बिल्कुल ऐसे मजाक में मत लेना, अदरवाइज आप नीट और JEE बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाओगे। जो बच्चे स्कूल के लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं अभी, जो अभी 11th एंड 12th में हैं, ठीक है, जो 12th में सॉरी क्योंकि 12th का लेक्चर है, तो 12th में जो बच्चे हैं उन बच्चों को बहुत सीरियस होकर इन सब चीज़ों को पढ़ना चाहिए, और आप इनको टॉपिक को पढ़ो और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हों, चाहे MCQ के हों चाहे वो आपके थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल्स हों, आप सबको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यू नो दैट, आपको सबको पता है, तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, जितनी मेहनत करोगे उतना आपको ही फायदा मिलने वाला है, इसमें हमें हमारा फायदा या नुकसान कोई नहीं है। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें।